Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने थ्योरेटिकल अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग किया था। इसमें हमने साइको डायनामिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था, अफेक्टिव अप्रोच पढ़ी थी एंड बिहेवियरल काउंसलिंग के बारे में भी पढ़ा था, उसमें टेक्निक्स भी देखी थी। आज जो हम बात करेंगे, आज के वीडियो में हम कॉग्निटिव काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। क्या होती है कॉग्निटिव काउंसलिंग और इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और कौन कौन से मॉडल्स हैं जो इसमें लाए गए हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको दो तीन चीजें बता दूं। जहां जहां आप पिंक हाईलाइट देखते हैं यानी वो सेक्शन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोज होंगे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन so that you will get all the data from this unit. आज का जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव काउंसलिंग। कॉग्निटिव काउंसलिंग के अंदर पहली जो आती है वो पहली जो थेरेपी आती है उसको हम बोलते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसे RET के नाम से भी जानते हैं। ये एल्बर्ट एलिस ने 1962 में फॉर्मुलेट की थी और उनका कहना था कि जो हमारा थॉट होता है वो हमारे इमोशन को और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सही बात है। अगर आपका जिस दिन आपके दिमाग में कुछ गलत चीज चल रही है, गलत चीज इन द सेंस आप किसी चीज को लेकर परेशान है, किसी चीज को सोच रहे हैं बार बार, ऑब्वियसली आपके इमोशन में क्या फर्क पड़ेगा? आप सैड रहेंगे। सैडनेस इज अ इमोशन। आप सैड रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका मन नहीं लगेगा। आपका जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा? आपका मन नहीं लगेगा, आप काम नहीं कर पाओगे ठीक से, आपको चिड़चिड़ाहट होगी, आप गुस्सा करेंगे लोगों के ऊपर। सो हमारा जो थॉट है वो हमारे इमोशंस और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो एल्बर्ट एलिस ने ये बात कही थी। इनका एक मॉडल है ABC मॉडल। उसमें वो ये बताते हैं कि जो हमारे इमोशनल सिम्टम्स होते हैं वो कैसे पता लगाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं, हमारे जो इमोशनल सिम्टम मतलब हमारे जो इमोशंस है वो डिपेंड करता है कि हाँ किसी भी इंसान का बिलीफ सिस्टम कैसा है, वो क्या उसके अंदर क्या बिलीफ्स चलते हैं, वो क्या किन चीज़ों पे भरोसा करता है, किन बातों पे ज़्यादा उसका बिलीफ है, उस पे हमारे इमोशन कैसे रहेंगे वो डिपेंड करता है। देन कुछ इवेंट्स, एक्टिवेटिंग इवेंट इन्होंने बोला है। ABC का मॉडल भी, ABC इसका नाम क्यों है देखिए, यहाँ पे कंसिक्वेंसेस C के लिए आया है, B बिलीफ्स के लिए आया है और A जो है वो एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस या एक्टिवेटिंग इवेंट के लिए टर्म आया है, तो इसीलिए इसका नाम ABC मॉडल है। सो अगेन A मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट। मान लो कोई ऐसा इवेंट है जिसने हमारा कोई बिलीफ बता दिया। जैसे अगर आप सांप से डरते हैं, किसी सांप ने किसी को काट लिया। अब जब स्नेक ने किसी को बाइट किया है तो वो इस स्नेक को लेकर उसके अंदर बिलीफ सिस्टम क्या आएगा? ऑल स्नेक्स आर डेंजरस, ऑल स्नेक्स कैन बाइट। तो ये उसका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो सांप देख के तो भागेगा या सांप को मारने की कोशिश करेगा, तो वो उसके बिहेवियर पे दिखाई देगा। अगर जिसको इससे स्नेक से डर नहीं लगता वो क्या करेगा? अगेन उसका कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है उसको लेकर, स्नेक को लेकर। ऑब्वियसली वो कुछ नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बुलाए, जो एनिमल प्रोटेक्शन वाले हैं उनको बुलाए और उनको बोले कि कॉल करके कि आए और इन सांप को ले जाए यहाँ से, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर द स्नेक। ऐसा करेगा। तो ये इस तरह से हमारा पूरा एक्शन और हमारा बिहेवियर, हमारा बिलीफ, ये सब काम करते हैं। जो हमारा बिलीफ सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल का होता है, अगेन वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लाइक सपोज बचपन में अगर आपने सांप के साथ होने वाले बिहेवियर को नोटिस किया हो, तो अगर वो बिहेवियर ऐसा था कि आपके माता पिता ने एनिमल प्रोटेक्शन वालों को कॉल किया और वो लोग आके उस स्नेक को ले गए, तो ऑब्वियसली आपका बिलीफ ये है कि स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल बट वी शुड प्रोटेक्ट देम। सो व्हाट वुड यू डू? आपका जो रैशनल बिलीफ ये होगा कि जानवरों को नहीं मारो, सांप को नहीं मारो और उसको सही जगह पे पहुंचा दो, है ना। इरेशनल बिलीफ क्या होगा? अरे स्नेक्स आर डेंजरस, स्नेक को मार डालो या स्नेक को यहाँ से भगाओ किसी तरह से। तो इस तरह से ये काम करता है। हमारा रैशनल बिलीफ अगर होगा तो क्या होगा? हम लोग प्रोडक्टिव रहेंगे, ज्यादा हमारा सारा काम सही से होगा।
अगर हम इरेशनल मतलब गलत सोच रखते हैं, गलत बिलीफ रखते हैं, और रैशनल मतलब सही जो बैलेंस्ड बिलीफ है वो रखते हैं तब। तो इरेशनल बिलीफ अगर हमारा है, गलत बिलीफ है, तो हम खुश नहीं रहेंगे, हम प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, और बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगे। हम अपने गोल्स को टाइम से अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारा जो पर्पस है लाइफ का वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, एंड इट विल लीड टू अगेन बहुत बड़ी बुरी चीजें हमारे साथ होना शुरू हो जाएगी। कोई भी इंडिविजुअल अगर वो अनरियलिस्टिक बिलीफ रखता है, या परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको हर एक चीज परफेक्शन में चाहिए होती है, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही, अगेन ये भी बिलीफ सिस्टम उसका गलत है, इरेशनल बिलीफ सिस्टम है कि भाई हर एक चीज परफेक्ट ही होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से वो इंसान कभी खुश नहीं होगा, हमेशा खुश नहीं रहेगा। अगर उसको जरा से भी कुछ चीज गलत लग गई तो वो उसका जो नेचर है, उसका जो इमोशन है, उसका जो बिहेवियर है, वो अपसेटिंग टाइप का हो जाएगा, और उसको ये लगेगा कि वर्थलेस फील करेगा, कि कोई फायदा नहीं है, ये ऐसा हो जाता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक जो परफेक्शनिस्ट है वो क्या सोचेगा कि मुझे हर एक चीज बहुत सही से करनी है, और अगर वो सही से नहीं कर पाता है तो वो क्या बोलेगा, मुझे बहुत सही रहना पड़ेगा और मुझे कॉम्पिटेंट रहना पड़ेगा, जो भी मैं करता हूँ हर एक चीज में मुझे बहुत सही रहना पड़ेगा। ऐसे जो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, सेल्फ डिमांडिंग होते हैं, और इस वजह से जो इंसान है वो अपने आप को हमेशा सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर में पड़ जाता है। जब भी कोई इंसान अपने आप से ज्यादा उम्मीदें रखेगा तो वो परेशान होगा, अपने आप को हमेशा ऐसा महसूस करेगा कि ये तो क्या यार, मैं तो कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकता, मेरे साथ हमेशा गड़बड़ी होती है, अपने बारे में बुरा बुरा बोलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाएगा, और वो अब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जो काम वो सही से कर सकता था वो भी सही से नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और ये पूरे आपके लाइफ पे असर छोड़ जाती हैं। सो कुछ इसमें बताए भी हैं जो इरेशनल बिलीव्स होते हैं, ये आपको वैसा का वैसे ही तैयार करना होगा और वैसा ही लिखना होगा। ये इसीलिए बताया साइकोलॉजिकल माल एडजस्टमेंट जो कर देती हैं अगर ये इरेशनल बिलीव्स ऐसे किसी के अंदर हैं। तो पहला है, इट इज एब्सोल्युटली essential for an individual to be loved or approved by every significant person in his environment। जो इरेशनल बिलीफ वाला इंसान है वो ये सोचेगा ये बहुत जरूरी है कि कोई किसी इंसान को प्यार करना बहुत जरूरी है, प्यार पाना बहुत जरूरी है, और या फिर ऐसा कि उसकी लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं वो उसको जरूर अप्रूव करें, उस चीज को, उस इंसान को हमेशा अप्रूव करें, मतलब हमेशा उसको अप्रिशिएट करें, उसको हमेशा यस यस बोलते रहें। ऐसा बहुत जरूरी है, ऐसा इरेशनल बिलीफ वाला इंसान समझता है। Second है, to be worthwhile a person must be competent, adequate and achieving in everything attempted। कोई जो इरेशनल बिलीफ का इंसान है वो ये बोलेगा कि हर एक इंसान को अगर उसको अपनी वर्थ है, अपनी वैल्यू है, तो उस इंसान को हमेशा कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, हमेशा सब कुछ आना चाहिए, और हर चीज जो भी जहाँ पे भी वो हाथ डालता है सब कुछ अचीव करना ही चाहिए, ऐसा वो इरेशनल बिलीफ वाला मानेगा। थर्ड पॉइंट है, सम पीपल आर बैड, विकेड और विलेनियस एंड दीज पीपल शुड बी ब्लेम्ड और पनिश्ड। कुछ इरेशनल बिलीफ वाले ये भी सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, चालाक होते हैं, गुंडियाई वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को हमेशा ही पनिश करना चाहिए और हमेशा वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर गलत चीज के लिए। फोर्थ पॉइंट मैं सीधे सीधे हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसमें, मैं इंग्लिश में पढ़ूँ और हिंदी में पढ़ूँ, बट आपको जब लिखना है पेपर में तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही मीनिंग निकलना चाहिए जब आप लिखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है अगर जब जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं होती जैसे वो इंसान चाहता है कि वो चीज़ें हों। अगर वो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे इंसान चाहता है तो ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत टेरिबल है और बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली बात है। नेक्स्ट है, कोई भी इंडिविजुअल के अनहैप्पीनेस जो है वो इस वजह से होती है किसी इंडिविजुअल की लाइफ में क्योंकि उसके साथ जो इवेंट हुए हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं थे। तो कोई भी इंसान अगर अनहैप्पी है वो इसीलिए अनहैप्पी है क्योंकि उसके साथ जो होने वाले इवेंट थे वो उसके कंट्रोल में नहीं थे, ऐसा इरेशनल बिलीफ है। अगेन 6th पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर कुछ डेंजरस हुआ है या हार्मफुल हुआ है, कोई इंडिविजुअल जो भी है उसको उस डेंजरस चीज के लिए हमेशा कंसर्न रहना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज थी जो डेंजरस हुई थी।
नेक्स्ट इरेशनल बिलीफ है कि ये बहुत इजी है कि हम अपनी मुश्किलों से भाग जाएं और अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं से भागना बहुत आसान है, उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहिए। किसी चीज डिफिकल्टीज को फेस से भागना आसान है, उसको फेस करना मुश्किल है, ऐसा इरेशनल बिलीफ है। 8th पॉइंट में बोल रहे हैं हर एक पर्सन को ऐसे दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए जो वो दूसरा इंसान जो स्ट्रांग है, ऐसा कोई स्ट्रांग पे डिपेंड रहना चाहिए जिस पे वो भरोसा कर सकता है, ऐसे पे एक इंसान को दूसरे इंसान पे डिपेंड होना चाहिए। और वो दूसरा इंसान कौन होना चाहिए? जो स्ट्रांग है, जो जिस पे वो रिलाई कर सकता है। 9th पॉइंट कहता है कि जो हमारे पुराने किसी इंडिविजुअल की लाइफ के पुराने जो इवेंट्स है वो अब हमारे अभी के बिहेवियर पे को डिसाइड करते हैं। अभी हमारा जो भी बिहेवियर है वो पुराने इवेंट्स पे बेस्ड होता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 10th है, जैसे कि आपने सुना हो बोलते हुए मेरे पास्ट में बहुत कुछ बुरा हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करके लोग बोलते हैं, ये रैशनल बिलीफ है। नेक्स्ट 10th है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है और अपसेट भी हो जाता है दूसरों की प्रॉब्लम से। किसी भी इंडिविजुअल को होना चाहिए, शुड बी, किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे की परेशानियों से कंसर्न होना चाहिए और अपसेट भी होना चाहिए दूसरों की प्रॉब्लम से। 11th पॉइंट बोलता है किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट आंसर होता है, करेक्ट आंसर होता है, हमेशा होता है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये ना मिले। ये बहुत घबराने वाली बात है, कि मुश्किल की बात है अगर ये नहीं मिलता आंसर तो। नाउ कमिंग टू गोल ऑफ रैशनल इमोटिव थेरेपी। इसका गोल क्या है? हमारा मेन गोल होता है कि ये जो इरेशनल बिहेवियर है उसको हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें या कम कर दें। कैसे हम कम करेंगे? इरेशनल बिहेवियर को हटाने का तरीका है कि उसका बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, और सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इवेल्युएट हम कैसे कर सकते हैं? हम उसको ये बताएंगे कि कहीं पे भी शुड, मस्ट और ओट ऐसे वाले वर्ड नहीं लगाना है सेंटेंस में। ऐसे लगाने से हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा इसी तरह से सोचना शुरू कर देता है, और जो हमारी पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है वो नहीं रह पाती, वो नहीं हम ले पाते, हम सेटिस्फाइंग लाइफ नहीं इमोशनली जी पाते। नाउ RET काउंसलर का रोल क्या होता है? रैशनल इमोटिव थेरेपी वाले काउंसलर का रोल क्या होता है? अगेन काउंसलर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और हमेशा क्लाइंट को डायरेक्ट करता है कि उसकी थिंकिंग कैसी है होनी चाहिए, हाउ ही शुड थिंक, हाउ शुड हिज इमोशंस बी, एंड हाउ शुड हिज बिहेवियर भी। तो ये तीनों चीज़ें, थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर, तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। ये हमें क्लाइंट को समझाना होता है, और उसके जो भी ऐसे इरेशनल बिलीव्स होते हैं क्लाइंट के, उसको हमें चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। काउंसलर को चैलेंज करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि कहाँ वो गलती कर रहा है, एंड उसको होमवर्क देना चाहिए, कुछ असाइनमेंट्स ऐसे देने चाहिए जहाँ पे वो अपने इरेशनल बिलीव्स को ओवरकम कर सके, इरेशनल बिलीव से बाहर आ सके। और हम हमेशा, जो काउंसलर होते हैं वो हमेशा क्लाइंट्स को पुश करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं खुद ही में कि भाई तुम ऐसा, ये जो डिस्कम्फर्ट है इसको एक्सेप्ट करो और उसको फेस करो, जो चीज़ तुम्हें परेशान करती है उसको फेस करो। ये भी एक तरीका होता है करने का। नाउ कमिंग टू टेक्निक्स ऑफ RET में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? 4 तरह की टेक्निक्स के बारे में बात की है। फर्स्ट है कॉग्निटिव, दूसरी है कॉग्निटिव है पहली, सेकंड है बिहेवियरल, थर्ड है इमोटिव, एंड फोर्थ है इमेजरी टेक्निक। तो फर्स्ट जो कॉग्निटिव टेक्निक है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव डिस्प्यूटेशन कहते हैं इसके। कॉग्निटिव डिस्प्यूटेशन में क्या होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को यूज करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को यूज करते हैं, और हम परसुएशन करते हैं। यानी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मतलब अगर वो गलत इरेशनल बातें कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है करके उससे पूछेंगे, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग उससे पूछेंगे कि बताओ इसका, उसको एक्सप्लेन करो, हम नहीं समझे कि तुम क्या कहना चाहते हो, एंड देन परसुएशन, उसको सही डायरेक्शन में हम उसको पुश करते रहेंगे बार बार कि नहीं इस तरह से सोचो, इस तरह से सोचो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा चैलेंज करेगा कि वो अपना जो भी उसका बिलीफ है उसको वो प्रूव करके बताए, लॉजिकली प्रूव करे, और हमेशा उसकी जो इरेशनल थिंकिंग है उसको वाई करके क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही जब हम इंक्वायर करते हैं तो ये क्लाइंट को रैशनल और इरेशनल थॉट्स कौन से हैं उनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। इसमें भी कॉग्निटिव टेक्निक में कुछ टेक्निक्स आती हैं। पहला है कोपिंग सेल्फ स्टेटमेंट। कोपिंग सेल्फ स्टेटमेंट में जो रैशनल बिलीव्स को हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, मतलब रैशनल बिलीव्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि सपोज इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई इंसान पब्लिक में बोलने में डरता है, जैसे स्टेज फोबिया होता है लोगों को, स्टेज पे नहीं बोल पाते, घबराहट होती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो उनको हम बोलेंगे तुम कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखो कि मैं बोल सकता हूँ फ्लॉलेसली पब्लिक के सामने, हो सकता है कि मैं हमेशा बिल्कुल सही से ना बोलूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐसा करके उससे लिखवाएंगे। नेक्स्ट सेकंड जो कॉग्निटिव टेक्निक में आता है वो आता है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग में हम उसके जो वर्ड्स हैं उसको चेंज करवाएंगे। जैसे कि कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो वो जब ये बोलता है बहुत ऑफुल था, बहुत अनबियरेबल था, तो इसको हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करा के थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज करवाएंगे, जैसे दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग बट नॉट अनबियरेबल, है ना। सो ऐसे ये चीज कंसर्न करने की है ना, दिस वाज अनकंफर्टेबल, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अनबियरेबल जैसे निगेटिव स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, वो हम रिफ्रेमिंग में सिखाते हैं। इसी का एक और वेरिएशन है कि निगेटिव इवेंट को पॉजिटिव, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स निकालो। कोई चीज किसी इंसान के साथ गलत हो गई, सपोज कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ये बोलो कि तुम ढूंढो इससे तुमने क्या सीखा, क्या क्या अच्छी चीज थी आपके, जो बुरा तो था ठीक है हम समझते हैं, लेकिन क्या ऐसा था जो आप इसमें से अच्छा सीख पाए, ऐसी चीजें हम करवा सकते हैं। ये भी एक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है इमोटिव टेक्निक। इमोटिव टेक्निक सेकंड टाइप की टेक्निक है, जैसे हमने 4 पढ़ी थी, 4 में से कॉग्निटिव पहली थी, दूसरी इमोटिव थी। इमोटिव में 2 तरह की आती हैं, एक है रैशनल इमोटिव इमेजरी और दूसरी आती है शेम अटैकिंग एक्सरसाइजेस। ये शेम अटैकिंग एक्सरसाइज तो बड़ी फनी है, मजेदार है, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। पहले हम रैशनल इमोटिव इमेजरी को समझेंगे। ये एक मेंटल प्रैक्टिस है जिसमें हम क्लाइंट को बोलते हैं तुम अपनी उस सिचुएशन को इमेजिन करो जो तुम्हें परेशान करती है, जिस सिचुएशन के बारे में सोच के तुम अपसेट हो जाते हो या तुमने पहले पास्ट में कभी डील की थी, उसको बहुत डीपली फील करो, अच्छे से समझो, इंटेंसली उसको फील करो और उस इवेंट को, और फिर तब तक फील करो जब तक कि तुम ना उसके लिए अप्रोप्रिएट फील ना करने लगो। जो जितनी भी इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स थी वो जब तक अप्रोप्रिएट फील ना करने लगो तब तक ऐसा ही उसको इमेजिन करते रहो। तो क्लाइंट जब बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करता है, जैसे कई वीक में कई बारी और कई वीक्स तक ऐसा करता रहता है, तो वो इम्यून हो जाता है। मतलब वो अब उसको वो इवेंट्स ना ट्रबल नहीं करते, क्योंकि वो उसने इतनी बार इमेजिन कर लिया होता है, उसको लगता है अरे ये रोज की बात है, ऐसा वाला फील आने लगता है। नेक्स्ट है शेम अटैकिंग एक्सरसाइज, जो मैं बताई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, उसको ऐसी एक्टिविटी देते हैं जो हार्मलेस है लेकिन थोड़ी सी चैलेंजिंग है। जैसे कि किसी स्ट्रेंजर को जाके बोल अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता, हाय आई एम दिस एंड दैट, आई एम डूइंग दिस। कैन यू इमेजिन कितना फनी होगा आप किसी अनजान इंसान के सामने जाके खड़े हो जाओ और उसको अपने बारे में बोलने लगो। या फिर ऐसे कपड़े एकदम चकाचौंध वाले गोविंदा स्टाइल कपड़े, चमकीले चमकीले से कपड़े पहन के आप, जो मूवीज में गोविंदा को पहनाते थे, वैसे चमकीले और डिस्को डांसर वाले कपड़े पहन के रास्ते में निकल पड़ो जहाँ पे बिल्कुल लोगों ने सोबर से कपड़े पहने, या पार्टी भी नहीं, कुछ ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहाँ पे नहीं, वो सही से सेंसिबल नहीं है, वहाँ ऐसी एक्टिविटी दे देंगे। एंड देन लेक्चर में टीचर के सामने कुछ सिली से क्वेश्चंस पूछने लगो। ऐसी एक्टिविटी इसलिए देते हैं कि ये एहसास दिलाने के लिए कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज मेकिंग मिस्टेक इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, बहुत सारी गलतियां करते होंगे, तो इसीलिए अपने आप को कुछ ऐसा मत समझो कि आपको हमेशा परफेक्ट ही रहना है। हम भी इम्परफेक्ट हो सकते हैं, इम्परफेक्ट इज अ न्यू काइंड ऑफ परफेक्शन। सो ये हम सिखा सकते हैं। एंड देन बिहेवियरल टेक्निक में क्या आता है, बिब्लियोथेरेपी। बिब्लियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, क्लाइंट से बोलते हैं कि वो कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े, इस तरह की, जहाँ पे बिब्लियो वर्ड आता है वो बुक से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी होमवर्क। इसमें हम कुछ एक्टिविटीज देते हैं, ऐसी एक्टिविटीज देते हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं करने में, पहले ऐसी लगती हैं क्लाइंट को कि वो नहीं कर पाएगा। जैसे कोई इंसान है जो जॉब में बड़ा परेशान है, उसका जो बॉस है उसको बड़ा परेशान करता रहता है सारे टाइम, उसको लगता है कि मैं जॉब छोड़ ही दूं तो अच्छा है, बहुत ही परेशान हो गया। तो हम उसको ये सिखाते हैं कि तुम ना जाओ, और कोई बात नहीं, कितना भी अनरीजनेबल है चीज, चाहे कितनी भी अनफेयर हो रही हो, कितना भी क्रिटिसिज्म है, आराम से बैठो और उसको सुनो और सुनते रहो, अपने आप ही यू विल बिकम इम्यून की छोड़ो अभी तो रोज का ही हो गया ये, है ना। सो ये इस तरह से हम होमवर्क देते हैं उसको कि वो इन चीजों से सीखे, इन चीजों से भागे ना, इन चीजों को फेस करना सीखे। नाउ नेक्स्ट है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है, ये वाली थेरेपी एरन बैक ने डेवलप की थी, और वो भी, उनका भी यही कहना था कि बिलीफ सिस्टम्स और थिंकिंग जो है ये इंडिविजुअल के बिहेवियर और फीलिंग्स को डिफाइन करता है।
अगेन ये उसी आइडिया पे बेस्ड है जो हमने ऊपर पढ़ी थी एल्बर्ट एलिस की, कि कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एरन बेक ने एक और चीज की बात की थी, स्केमास के बारे में बात की थी। जो भी किसी इंसान के थॉट्स, बिलीव्स या अजम्पशंस होते हैं किसी वर्ल्ड के बारे में, लोगों के बारे में या इवेंट्स के बारे में या किसी एनवायरनमेंट के बारे में, वो एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइंड होते हैं स्केमा के अंदर। अच्छा, जो ये कॉग्निटिव स्केमा होता है ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव कॉग्निटिव स्केमा होता है वो एडेप्टिव होता है, यानी कि सही चीज है उसके लिए। जो नेगेटिव स्केमा है वो माल एडेप्टिव होता है, यानी कि गलत है उसके लिए। जो हमारे नॉर्मल रिएक्शंस होंगे वो पॉजिटिव कॉग्निटिव स्केमा में आएंगे, और जो हमारे ऐसे हैं जो गलत हैं, हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वो नेगेटिव स्केमा में आएंगे। तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है किसी भी चीज को, जो किसी इंडिविजुअल को किसी चीज को सही से समझने में हेल्प करता है, वो पॉजिटिव स्केमा में आ जाएगा। माल एडेप्टिव कॉग्निटिव स्केमा, जैसे कि मैंने बताया, इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। ये गलत तरीका होता है सोचने का, जिसमें हम फॉल्टी रीजनिंग करते हैं, हम इलॉजिकल रीजनिंग करते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी सिचुएशन को अजीब तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, निगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं। इस वजह से उसके एक्शंस भी निगेटिव हो जाते हैं, उसका बिहेवियर निगेटिव हो जाता है, और उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम एंड डिस्ट्रेसेस आने लगते हैं। नाउ गोल ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। गोल ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? गोल है कॉग्निटिव थेरेपी का कि बायसेस या डिस्टॉर्शंस जो हैं थिंकिंग के, उनको रिमूव करना। हम उसके लाइफ में जो गलत चीज़ें उसने डाली हुई हैं उसको हटाने की हम कोशिश करते हैं, उसकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं। तो जो एम है वो है कि जो इंडिविजुअल है उसको ये पता चलने लगे कि कहाँ वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कहाँ वो नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिवली समझ रहा है। उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो इसी गलत सोच की वजह से उसका बिहेवियर पैटर्न भी खराब था, और अब सही हो सकता है अगर वो अपना इंटरप्रिटेशन से अपनी थिंकिंग को बदल ले। ये लोगों को हेल्प करता है कि वो अल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग को सोचना शुरू कर दे। अगेन ये जो इसका जो अगर अल्टरनेटिव वेज उसको पता चल गया किसी चीज को सोचने का, तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर भी अल्टरनेटिव वे में होगा, मतलब पहले जैसा था उससे हटके होगा। उसका जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो भी नहीं रहेगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वो इफेक्टिवली फंक्शन भी कर पाएगा। नाउ गोल ऑफ सीटी काउंसलर। काउंसलर का गोल क्या है? काउंसलर जो है हमेशा क्लाइंट के साथ मिलके ही ट्रीटमेंट को प्लान करता है। काउंसलर का, क्योंकि काउंसलर कौन है? काउंसलर वो है जो एक्सपर्ट है इस चीज़ में, कॉग्निशन के बारे में, बिहेवियर और फीलिंग्स के बारे में वो जानता है। वो क्लाइंट को गाइड कर सकता है कि उसके क्या क्या, कैसे कैसे हमें थेरेपी के गोल बनाने हैं और कैसे गोल तक पहुंचना है। नाउ कमिंग टू टेक्निक्स ऑफ सीटी काउंसलर ने कॉग्निटिव थेरेपी काउंसलिंग की। काउंसलिंग में टेक्निक कौन कौन सी यूज करते हैं? पहला है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये इन स्टेप्स में होता है, ये पूरा ना एक ही है, ये पूरा एक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें स्टेप वाइज बताया। पहला चीज क्या है? सेल्फ मॉनिटरिंग एंड डेली डायरीज। मतलब कि हम जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट अपने जितनी भी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे थॉट्स जो उसको परेशान करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बिहेवियर को, उसको वो राइट डाउन कर लेगा। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग अवेलेबल एविडेंस। जो भी अवेलेबल एविडेंस है वो ढूंढने की कोशिश करेगा उस थॉट के पीछे। मतलब अगर उसको कुछ गलत थॉट आया तो अब उसके पीछे सबूत ढूंढेगा। सपोज उसको गलत थॉट आया कि घर वाले मुझे मेरा ध्यान नहीं रखते, तो वो क्या करेगा? उसके पीछे एविडेंस निकालेगा। क्या ऐसा है कि सारे परिवार वाले बैठ के खाना खा रहे हैं और तुम अकेले छूट गए, तुम्हें बुलाया तक नहीं? क्या ऐसा है कि बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा फेवरेट खाना बन रहा है और तुम्हारा फेवरेट खाना नहीं बन रहा? क्या कैन यू फाइंड दी एविडेंसेस? तो इस तरह के वो एविडेंसेस ढूंढेगा अपने गलत सोच के पीछे, और उसको वैलिड चेक करेगा कि उसकी वैलिडिटी कितनी है, क्या वो वैलिड है, जो वो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसका कितना यूजफुल है वो चीज़ और कितना वैलिड है। थर्ड होता है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको क्या क्या करके बता ही दिया। जो क्लाइंट है वो लॉजिकली एनालाइज करेगा अपने थॉट को और उसको डिस्टॉर्टेड थॉट को रिप्लेस कर देगा सही और रियलिस्टिक थॉट से। अगर वो देखेगा कि, जैसे खाने की बात कर रही थी मैं, अगर वो देखेगा कि अरे नहीं मेरा फेवरेट खाना भी बनता है वीकेंड्स पे, तो वो अलग उसका जो थॉट था पहले कि मेरा ध्यान नहीं रखते घर वाले, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो खुद के लिए क्वेश्चंस कर सकता है। क्लाइंट अपने नेगेटिव थिंकिंग को रिवाइज कर सकते हैं, अपने बिलीव्स को रिवाइज कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग कर सकते हैं।
अब जब ये क्लाइंट हमारे सामने ऐसा कुछ करता है तो काउंसलर भी उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या एविडेंस है तुम्हारे बिलीफ का, अगर है इसके अगेंस्ट तो बताओ क्या है, दिखाओ। एंड और तुम इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हम उससे पूछ सकते हैं। नाउ ये जितने भी हमने ऊपर की टेक्निक्स पढ़ी हैं, ये वो हैं जो हम इंडिविजुअली भी काउंसलिंग में यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग में भी और ग्रुप काउंसलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन है इन अप्रोचेस का वो डिफर करता है कि किस तरह से ग्रुप में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये वाली काउंसलिंग टेक्निक को, और कैसे इंडिविजुअल में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आते होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इग्नू के हों, कोई भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे नॉलेज तो मिलती ही है। तो नॉलेज तो कभी भी बुरी नहीं होती, तो जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा ना इस चीज़ से। सो इसीलिए शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कॉमेंट्स करते रहें, और बस सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।